हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने ओपन कास्ट वर्किंग एमसीक्यू पार्ट 8 लेके आए हैं। आप वीडियो का लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। इसी तरह ओपन कास्ट वर्किंग का एमसीक्यू जो हम बना रहे हैं वो 20 तक लेके जाएंगे। तो हम देर नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बिफोर एंटरिंग द इन द माइंस द ड्राइवर विल चेक वंस अगेन। जब माइंस में ड्राइवर डंपर या टिपर चलाते हैं तो उनको पहले क्या चेक करना चाहिए? ज्यादातर क्या होता है, गाड़ी सब आता है और सोचते हैं कि हेल्पर लोग रेडी करके रखा है, वो लोग डायरेक्ट बैठ के चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या क्या चेक करना चाहिए? उसका सेफ्टी फीचर्स को चेक करना चाहिए। उनका एसओपी जो डंपर ऑपरेटर का जो एसओपी रहता है, ड्राइवर का एसओपी जो रहता है, उनका एसओपी को फॉलो करेंगे। उनका जो सेफ्टी फीचर रहता है, स्टेयरिंग स्टेयरिंग ओके है कि नहीं उनको देखेंगे, हॉर्न देखेंगे, लाइट देखेंगे, ब्रेक देखेंगे, ऑडिविजुअल अलार्म, ये सारे के सारे उनको देखना होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, who will guide the driver while reversing the vehicle, especially in the mines and at dumping place? ये सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जब माइंस में डंपिंग प्लेस में या रिवर्सिंग जब स्पेशली करता है, तब उस टाइम ड्राइवर को कौन गाइड करता है, उसको इंडिकेट कौन करता है? इसका आंसर है ई, ए और डी। ए और डी क्या बता रहा है? रियर व्यू कैमरा और कॉम्पिटेंट पर्सन। ये सही है। ड्राइवर को गाइड ये करता है और कॉम्पिटेंट पर्सन, जैसे कि जिस जगह में स्टील प्लांट में कहाँ पर अनलोड होगा, वहाँ पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा, जहाँ वहाँ पे अनलोड करने से पहले वहाँ पे जाके उसमें क्या हजार्ड से उसको उसको ये देखेगा, और उसको रियर व्यू कैमरा से ड्राइवर को पता चल जाएगा, उसको क्लियरली विजिबिलिटी रहेगा। रिवर्सिंग के टाइम पे ये रहेगा। हेल्पर ज्यादातर बोलते हैं हेल्पर रहेगा, लेकिन माइंस में हेल्पर को अलाउड नहीं रहता है वर्किंग प्लेस में। दो ट्रांसपोर्ट व्हीकल शुड नॉट रिवर्स एट एन डैश सरफेस। सरफेस जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल रहता है, उस व्हीकल को जो डंपर हो या लोड व्हीकल जो रहता है, उस सबको किस जगह में रिवर्स नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, इनक्लाइन फेस में उनको रिवर्स नहीं करना है। नो डंपर शुड बी ओनली बिलो द एरिया। डंपर को इस एरिया में ऑनलेट नहीं करना है। किस जगह में इसे बता रहा है? ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक लाइन जहाँ पर गया हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन गया है जिस एरिया पे, उस एरिया में वो ऑनलोड नहीं करेंगे। द फेंसिंग शुड बी मेड इन व्हिच प्लेस इन ओपन कास्ट माइनिंग एक्टिविटी द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ये 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, माइंस में जो फेंसिंग लगा हुआ रहता है, एक्सीडेंट ना होने के लिए जो फेंसिंग लगाया जाता है वो कहाँ कहाँ पर लगाया जाता है? वो फेंसिंग बेसिकली ओपन कास्ट वर्किंग में पहले है एट द टॉप ऑफ वर्किंग फील्ड। सबसे ये जो माइंस में टॉप पर में लगा हुआ रहता है, जिसमें इसमें क्वेश्चन जो आता है, वर्किंग एरिया में, प्रोग्रेस एरिया में, जहाँ पर 3 मीटर्स के अंदर में जो कोई भी ट्री वगैरह बड़ा बड़ा बोल्डर या कोई चट्टान या पेड़ नहीं रहना चाहिए 3 मीटर्स के अंदर में, ये टॉप क्वारी में वर्किंग पीट के ऊपर में ये लगाया जाएगा। एट द टॉप ऑफ क्लोज पीट, जहाँ पर माइंस बंद पड़ा हुआ है, वो माइंस में काम नहीं होता है, तो वहां पर भी फेंसिंग देना जरूरी है। एंड आउट ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ 12 फीट, जहाँ पर एक्सेप्शन होता है वहां पर भी आपको देना होगा। अराउंड द फिक्स्ड मशीन एंड पंप, जहाँ पर मशीनरी रहता है, फिक्स मशीन रहता है और पंप वगैरह रहता है, उस समय भी आपको फेंसिंग देना होगा। अराउंड द डेंजर एरिया, जिस जगह में खतरा का
डेंजर का सूचना रहता है, खतरा रहता है, उस एरिया को चारों तरफ भी आपको फेंसिंग देना होगा। और कहाँ देना होगा? पब्लिक रोड, यानी पब्लिक कम्स विद इन लीज एरिया और नियर माइन बाउंड्री। जहाँ पर पब्लिक रोड रहता है, उसमें बिल्डिंग रहता है जो माइंस लीज एरिया के नज़दीक में वो आता है, उस जगह में भी आपको देना होगा। ये जो फेंसिंग देना होता है, जो रोड और पब्लिक ये बिल्डिंग सब लीज एरिया के अंदर में आते हो, उसको कहीं पर भी लगा, इसको 15 मीटर रेडियस के अंदर में उसको क्लियरली विजिबिलिटी रहेगा फेंसिंग। इसका आंसर होगा जी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ओपन कास्ट वर्किंग माइंस जहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए जो फेंसिंग दिया जाता है, ये सब फेंसिंग आएंगे, इस जगह में फेंसिंग लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? आज पर माइंस रूल 1955 एवरी माइंस डैश आर शall मेक द अरेंजमेंट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स हु हैव जॉइंड इन देयर माइंस। ये पूछ रहा है माइंस रूल 1955 के अंतर्गत रूल नंबर 29 बी में ये लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को जो माइंस में जब ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं वर्कर्स के लिए, जो माइन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसको कौन अरेंजमेंट करेगा? अरेंजमेंट कौन कौन करता है? ऑप्शन डी है राइट आंसर, ऑल द वे सारे के सारे करेंगे। ऑनर एजेंट और मैनेजर ये सब अरेंजमेंट करेंगे उस वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सेफ्टी कमिटी टू मीट once at least in every dash days and to consider the recommendations। आंसर है 3 days। 3 days में एक बार फील्ड सेफ्टी कमिटी मीटिंग होता है। सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर्स द मैनेजर विल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग रिकमेंडेशन है 15 days। इसमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी उसमें जो पॉइंट्स रहता है वो हेल्थ ऑक्यूपेशनल को मैटर में अगर आता है, उसको जो पॉइंट उसमें दिया जाता है उसको 15 days के अंदर में उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, उस मैनेजर उसको 15 days के अंदर उस मैटर को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, at what noise level any body can be engaged on duty without using hearing safety device। इसमें ये पूछ रहा है कितना डिवाइस तक, कितना डेसिबल तक जब ड्यूटी में कोई आदमी ड्यूटी करता है, तो ड्यूटी में सेफ्टी डिवाइस ईयर में, कान में ना लगाते हुए उनको कितना डेसिबल तक का वहां पर आपको हार्म नहीं होगा, मतलब उसके लिए खतरा नहीं रहेगा, कितने डेसिबल तक? आंसर है 85 डेसिबल, जहाँ पर उनको एक आदमी के लिए सुनने के लिए चाहिए। इतना लेवल का अगर जहाँ पर रहता है वहां पर आपको बिना सेफ्टी डिवाइस ईयर में ना लगाते हुए, उसमें यूज नहीं करने से भी आपको कुछ हार्म, आपका बॉडी ये में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ देखिए इसमें उसका अपोजिट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट नॉइज लेवल एनी बॉडी कैन नॉट बी एंगेज्ड ऑन ड्यूटी इवन आफ्टर यूजिंग हेयरिंग सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, इसमें 135 डेसिबल जिस जगह में रहता है वहां पर सेफ्टी के लिए, अपना हेयरिंग के लिए सेफ्टी डिवाइस लगाना होगा, नहीं तो आपका हियरिंग लॉस हो सकता हो, खराब हो सकता है। 135 डेसिबल ये आपको इस जहाँ पर 135 डेसिबल रहता है वहां पर खतरा रहता है, वहां पर सेफ्टी डिवाइस आपको लगाना होगा हियरिंग के लिए। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग नॉर्मली हु इज द ऑथराइज्ड एज द ब्लास्टिंग इंचार्ज। ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड माइंस में बेसिकली किसको ऑथराइज्ड दिया जाता है ब्लास्टिंग इंचार्ज के लिए? बेसिकली किसको दिया जाता है? आंसर 1, फॉरमैन को ब्लास्टिंग इंचार्ज के लिए दिया जाता है। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ वेस्ट डंप इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में जो वेस्ट डंप जो फेलियर होता है उसका कारण क्या क्या हो सकता है?
आंसर क्या है? द बेसमेंट प्रिपरेशन इज neglected, design of the dump is not proper, drainage of water along the slope of the dump, lack of monitoring and maintenance, all of this। ये सारे के सारे इसमें आता है। बेसमेंट प्रिपरेशन इज नेग्लेक्टेड, इसमें एक होता है बेसमेंट प्रिपरेशन जहाँ रहता है, बेसमेंट जिस जहाँ पर अपने डंप कीजिएगा, उस डंप से पहले, डंप करने से पहले वहाँ पे क्या देखना है आपको? वहाँ पे जिस जगह डंप करेंगे उससे पहले आप ये देखेंगे कि वो जगह में कहीं ड्रेन का पानी, वहाँ पर पानी का जनरेट नहीं होना चाहिए, कोई नाला नहीं होना चाहिए, कोई नदी भी नहीं होना चाहिए, वाटर पानी का सोर्स भी नहीं रहना चाहिए। इस एरिया में आपको पहले करना होगा। उस एरिया को अगर उसमें कीचड़ टाइप का भी रहेगा तो आपका डम धस सकता है। इसलिए वहाँ पर एक तो बेसमेंट प्रिपरेशन ऐसे बनाना होगा कि तब आपको कंक्रीट से हिसाब से कंक्रीट से बनाना होगा, उसके ऊपर आपको डंप करना होगा, तब नहीं हो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, इंसिडेंट नहीं होगा। इसीलिए बेसमेंट प्रिपरेशन गुड होना चाहिए। और डंप का डिजाइन जो होता है वो प्रॉपरली अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज वहाँ पर भी जो ऐसा स्लो मेंटेन करना चाहिए कि वहाँ पे जो पानी जमा नहीं होना चाहिए, पानी अगर उसमें रहेगा डंप के ऊपर में तो डंप धंसने का चांसेस रहता है। इसीलिए उसको ऐसे ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा जो कि दिक्कत नहीं करेगा। लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, उस डंप को मेंटेनेंस करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए पूरा का पूरा अच्छा आपको वहाँ पर टाइम देना है, अच्छा से मॉनिटरिंग करना है। अगर मॉनिटरिंग का अभाव रहेगा तब वहाँ पर धंसने का चांसेस रहता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स सारे के सारे, बहुत पॉइंट है लेकिन इतना पॉइंट हमने लिया हुआ है, जो मेन पॉइंट रहता है ये ऑल ऑफ दिस आएगा। प्रोबेबल रीजन ऑफ मिसफायर, मिसफायर होने का मेन कारण क्या है? क्या क्या हो सकते हैं देखिए। डिफेक्टिव एक्सप्लोसिव, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिटोनेटर्स, डिफेक्टिव एक्सप्लोडर, डैमेज ऑफ एनी अब तो ब्लास्टिंग व्हाइल चार्जिंग द ब्लास्ट होल। ये आंसर है ऑल द अबव। मिसफायर होने का क्या क्या चांसेस रहता है? एक्सप्लोसिव में अगर कुछ डिफेक्ट रहता है तब भी मिसफायर हो सकता है। डिटोनेटर में कुछ डिफेक्ट रहने से मिसफायर हो सकता है। एक्सप्लोडर से अगर कुछ डिफेक्ट रहता है वहां पर भी हो सकता है। और चार्जिंग करने का समय पे, स्टेमिंग करने का समय पे अगर उसमें कुछ लीड वगैरह कट जाएगा, कुछ कट भी अगर कट जाएगा, केबल कट जाएगा तो भी आपका वहां पर मिसफायर होने का चांसेस है, ठीक है। डीलिंग विद मिसफायर रन अपन कस्टमाइज, अगर मिसफायर हुआ है आप डीलिंग कैसे कीजिएगा, उसको क्लियर कैसे कीजिएगा? रेगुलेशन 187 के ऊपर आपको वहां पे क्लियर करना है। पहले क्या करना है? पहले जाके आपको डिटेक्शन ऑफ मिसफायर होल बाय स्टडी ऑफ प्रोफाइल ऑफ द ब्लास्टेड मेटल इन द बेंच। जिस बेंच में आपने ब्लास्टिंग करते हैं तो वहां पर जाकर आप पहले प्रोफाइल को देखिए, किस कारण से मिसफायर हुआ है उसको स्टडी कीजिए। देखिए कहीं पे वो जिसे मैंने बताया कनेक्शन में कहीं गलती नहीं हुआ है, स्टेमिंग टाइम में कुछ अगर कट गया है, ये सब जाके पहले वहां पे स्टडी कीजिए। इफ एनी डाउटफुल स्पॉट इज लोकेटेड, इरेक्टेड द रेड फ्लैग फेंस द एरिया, क्लीन द एरिया लोकेटेड द मिसफायर हो। अगर मिसफायर वहां पे हुआ है और डाउटफुल आपको लग रहा है तो वहां पर, और इसमें क्या कीजिएगा, आपको अगर मिसफायर हुआ है, आप डाउट करते हैं तो चारों तरफ आपको रेड फ्लैग देना है, फेंसिंग कर देना है, वहां पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अदर एक्सप्लोसिव टेक आउट द स्टेमिंग मटेरियल बाय वाटर जेट, अगर आपको उस एक्सप्लोसिव को निकलना होगा तो क्या करना होगा? पहले वाटर प्रेशर से आपको उस एक्सप्लोसिव सब को निकलना होगा, क्योंकि स्टेमिंग मटेरियल सब वाटर पानी से वो क्लियर हो जाएगा, आप ले सकते हैं। और अगर वाटर प्रेशर से नहीं होगा फिर एयर प्रेशर देना होगा, एयर प्रेशर नहीं देना, पानी का प्रेशर दे से उसको निकालना होगा। अगर नहीं निकाला तो फिर भी उसको उस टाइम आपको रिलीविंग होल किया जाएगा। रिलीविंग होल कितना सेंटीमीटर के दूर में एक होल से होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर दूर में रिलीविंग होल कीजिएगा। रिलीविंग होल कौन करेगा? जो ऑपरेटर उस टाइम ड्रिल किया हुआ था पहले, उस ऑपरेटर वहां पे ड्रिल करेगा, वहां पे जो कंप्यूटर पर्सन आदमी था वो उस कंप्यूटर पर्सन रहेगा, उसका मॉनिटरिंग से वहां पे रिलीविंग होल होगा। रिलीविंग होल के बाद उसी तरह जैसे
चार्जिंग किया जाता है उसी तरह करके उसको ब्लास्ट किया जा सकता है। ठीक है। एसओपी फॉर वाटर स्प्रे ऑन द होल रोड। होल रोड का जो पानी स्प्रे करने का जो एसओपी है वो एसओपी क्या है? इनमें से कौन कौन क्या क्या पॉइंट हो जो एसओपी आता है? आंसर क्या है? ऑल द अबव। इसमें ऑल द अबव आता है। चेकिंग बिफोर स्टार्टिंग इज मोस्ट। होल रोड में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी मूविंग करने से पहले आपको वहां पर जाके चेक करना होगा होल रोड को। ठीक है। एक्सपेंड वाटर टैंकर ऑपरेटर शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द वाटर स्प्रेइंग। जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर रहेंगे उन्हीं को ऑथराइज किया जाएगा वहां पर। जो एक्सपीरियंस रहे होंगे वो जाके वहां पर वाटर स्प्रेइंग करेंगे। वहां पर अगर वो स्प्रिंकलिंग सिस्टम नहीं रहेगा, जहाँ पर नहीं रहेगा तो वहां पर एक्सपेंड वाटर जो टैंकर ड्राइवर रहेंगे होंगे, जो ऑपरेटर रहेंगे वो ही जाके वहां पर वाटर स्प्रे करेंगे। द वाटर टैंकर ऑपरेटर मस्ट एडजस्ट द स्पीड टू सूट द रोड कंडीशन। वो इतना ये ध्यान दें कि उसका जो रोड का कंडीशन जो है वो डैमेज नहीं करने देंगे, खराब होने नहीं देंगे। मेटल स्प्रेइंग मोस्ट बी स्टॉप एट स्लिपरी एरिया ऑन होल रोड। से इतना भी वो स्प्रे नहीं करेंगे तो बंद करेंगे, क्योंकि जहाँ पर ऐसा प्लेस वो बन जाएगा रोड में, अगर स्लिपरी होगा, कहीं स्लिप होकर कहीं इंसिडेंट ना हो जाए, इतना भी आपको पानी उस वहाँ पर नहीं देना चाहिए इसमें, जिसमें कि घटना हो जाए। ठीक है। अगर ज़्यादा उसमें हम पानी डाल दे कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ हो जाने के बाद गाड़ी का जो ब्रेक वहाँ पर काम नहीं करेगा, वहाँ पर जाए फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेगा, इसलिए ज़्यादा भी पानी उसमें नहीं डालना है। मेंटेनेंस ऑफ होल रोड मोस्ट बी एट रेगुलर इंटरवल। हमेशा जब इंटरवल टाइम रहता है रेगुलरली होल रोड को मेंटेन किया जाएगा। और एक पॉइंट मैंने उसमें ऐड किया नहीं है, वो एक वहाँ पर एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो माइनिंग फॉरमैन रहेंगे उसको वो मॉनिटरिंग करेंगे होल रोड को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सोवल ऑपरेशन इन एन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइंस में जो सोवल ऑपरेटर रहते हैं उनका उनका कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? ठीक है। एक ऑपरेटर का कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या होना चाहिए और सेफ्टी मैसेज क्या होना चाहिए? तो आंसर क्या है? आंसर ई कौन आता है? ऑल द अबव। हाँ, और पहले क्या देखेंगे? ऑपरेटर मस्ट हैव क्लियर विजन ऑल अराउंड। ऑपरेटर क्या करेंगे? पहले माइन जो सभेल रहेगा, सभेल का चारों तरफ से वो घूमेगी, उनमें से देखना नीचे नीचे में देखना होगा, चारों तरफ से उनको देखेंगे, उसमें ऊपर में कहीं ओवरहेड लाइन ऊपर में गया नहीं है, नीचे में कोई बंदा तो नहीं है, कोई भी जानवर तो नहीं है, उस सबको पहले वो देखेगा। प्रोविजन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। नो ऑथराइज्ड नो अनऑथराइज्ड राइडिंग, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को वहां पर चढ़ाएंगे नहीं, चलाने के लिए परमिशन देंगे नहीं। ठीक है। इन इन्फ्लेमेबल मटेरियल टू बी स्टोरेड ऑन एक्सकैवेटर हाउसिंग और केबिन। केबिन के अंदर में कुछ जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल रहता है वो मटेरियल वहां पर नहीं रखा जाए। जैसे कि वो लोग ना क्या है, बकेट का टिप जब चेंज करते हैं वहां पर वो लोग क्या करते हैं, हैंडल वहां पर रख देते हैं और बाकी सामग्री गन वगैरह सब वहां पर वो लोग डाल देता है, इसीलिए वहां पर कुछ अलग मटेरियल नहीं रहेगा उसके अंदर में। एक सोबर ऑपरेटर का कोड ऑफ प्रैक्टिस यही है। ठीक है। इसका आंसर ऑल द अबव आएगा। दो सेफ्टी कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ। आंसर क्या है? ऑल द अबव। द मैनेजर हु शैल बी चेयरमैन, जो मैनेजर रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे। 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइन नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है। चेयरमैन 5 ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन मिलकर चेयरमैन रहेंगे। 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर वेर सो डेजिग्नेटेड, 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर हु शैल एक्ट द सेक्रेटरी टू द कमिटी, कमिटी का सेफ्टी ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है। 5 वर्कमैन नॉमिनेटेड बाय द वर्कमैन,
5 वर्कमैन नॉमिनेट होंगे। ठीक है, ये सेफ्टी कमेटी का इस सब सारे के सारे टीम है। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन द माइन ड्यू टू ब्लास्टिंग? जो माइंस में ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग होने से क्या क्या मेन कारण है एक्सीडेंट होने का? तो आइए देखते हैं आंसर के ऑल द अबव। एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, negligence of the obey SOP during blasting, irregular spacing and burden, wrong connection procedure of during charging, while not required quantity explosive used in secondary blasting। हाँ, इस कारण से एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। ये क्या बोलता है? एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के समय पे वहाँ पर सब अगर प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, रिगार्डिंग आप नहीं रखेंगे, सबको जानकारी नहीं देंगे, फेंसिंग नहीं देंगे, तो वो अगर फ्री रहेगा उस एरिया में जाने आने वहाँ पर ब्लास्टिंग होता है, उसके बाद में आना जाना करता होगा, तो अभी वहाँ पर मेन एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। नेक्स्ट ऑफ द एसओपी ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग का जो एसओपी रहता है वो सब एसओपी को फॉलो नहीं करने से होगा। इरेगुलर स्पेसिंग एंड बर्डन, जो आपका पर्टिकुलर स्पेसिंग और बर्डन रखा जाता है उसका अगर आप मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो आपको इंसिडेंट होने का वहाँ चांसेस रहता है। रॉन्ग कनेक्शन होने का कारण से आपका मतलब चार्जिंग में रॉन्ग कनेक्शन अगर करते हैं वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। व्हाइल नॉट रिक्वायर क्वांटिटी एक्सप्लोसिव यूज्ड इन सेकेंडरी ब्लास्टिंग, ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी ब्लास्टिंग अगर करने के इरादे में नहीं रहते हैं, आप सोचिए कि सब हम लोग प्राइमरी ब्लास्टिंग से ही सब हो जाएगा, सेकेंडरी ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं रहेगी, इसी का अगर मनोभाव रख कर भी अगर करेंगे तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अगर आपने प्राइमरी ब्लास्टिंग के चक्कर में हैवी अगर आपने एक्सप्लोसिव यूज कर देंगे, ज़्यादा दे देने से भी आपका फ्लाई रोक ज़्यादा होगा, ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर अच्छा मेंटेन नहीं करने से इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है, ये मेन कारण है। तो उसका ये सब ना करें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था ये सारे के सारे आएंगे। मेन कारण यही है, ब्लास्टिंग में एक्सीडेंट होने का चांसेस यही है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इन द माइंस ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग टिपर्स? माइंस पे जो टिपर का ट्रांसपोर्ट रहता है, जो टिपर चलता है, उस टिपर में एक्सीडेंट होने का क्या क्या चांसेस रहता है? अनऑथराइज्ड ड्राइविंग, वहाँ पे टिपर ड्राइवर के जगह में कोई अगर हेल्पर चलाता होगा तो वहाँ पे इंसिडेंट होने का चांस रहेगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग का अभाव रहने से, एक टिपर का लैक ऑफ ट्रेनिंग जब रहेगा तब वहाँ पर उसका जैसे कि उसको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है और ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेगा, उनसे पैक्ट अगर वो करेगा, उनसे पट क्या उनका जितना स्पीड में जाना चाहिए उतना स्पीड में नहीं जाएगा, अगर ज़्यादा स्पीड में जाएगा इंसिडेंट होने का चांसेस रहेगा। ओवरलोड लेके जाने से तब भी इंसिडेंट होने के चांसेस रहेगा। और ऑपरेटिंग करने के टाइम में अगर वो मोबाइल फोन का यूज करेंगे तो भी इंसिडेंट होने के चांसेस रहेगा। अल्कोहल अगर वहाँ पर यूज करते हैं, अल्कोहल अगर लेते हैं, दारू पीते हैं, तब वहाँ पर भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, ये लैक ऑफ ट्रेनिंग में आएगा। ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्रेक, अगर वहाँ पर उसको ब्रेक भी अगर फेलियर हो जाता है तो भी इंसिडेंट रहने का चांसेस रहता है। ड्यू टू ओवरटेकिंग एंड इनडिसिप्लिन एटीट्यूड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैं जो पहले बता रहा था, अगर ओवरटेक करने के चक्कर में रहेगा तब भी रहेगा, अगर उस वो डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं करेगा, उसका इनडिसिप्लिन का एटीट्यूड अगर रहेगा तब भी इंसिडेंट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सोर्स ऑफ डस्ट इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में डस्ट कहाँ पर उत्पन्न होता है ज्यादातर, उसका सोर्स क्या है? ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग में, लोडिंग एंड लोडिंग पॉइंट में, क्रॉसिंग में, और डी क्या है? ए बी सी आंसर ई एन, इसका आंसर है डी।
ज्यादातर इस दिनों में डस्ट जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई सीरीज कनेक्शन इज प्रीफर्ड टू पैरेलल कनेक्शन इन ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग के समय पे पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन क्यों फर्स्ट प्रीफर किया जाता है? आंसर क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए चारों के चारों आएंगे। लेस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम होगा, साउंड भी कम होगा, बेटर फ्री फेस एबिलिटी फॉर ईच होल, सब होल के लिए फ्री फेस अच्छा होगा फेस के लिए, लेस चार्ज फॉर डिले। ठीक है, ये सारे के सारे आएंगे, इसलिए सीरीज कनेक्शन से पैरेलल कनेक्शन प्रीफर किया जाता है। दूसरा वीडियो में एक बनाएंगे सीरीज कनेक्शन क्या है, उसका पिक्चर कैसा होना चाहिए, उसको मैं कनेक्शन करके उसमें आपको दिखा दूंगा। ठीक है। व्हिच इज नॉट ए सेफ्टी फीचर्स इन ए डंपर? इनमें से क्या है जो डंपर का सेफ्टी फीचर्स में नहीं आता है? इमरजेंसी स्टीयरिंग आता है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर आता है, लोड इंडिकेटर एंड रिकॉर्डर आता है, स्विंग मोटर ब्रेक ये नहीं आता है। ये कहाँ पे रहता है स्विंग मोटर ब्रेक? ये शोबल में रहता है। हाउ टू मिनिमाइज बैक ब्रेक एंड ग्राउंड वाइब्रेशन? इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है जो बैक ब्रेक को मिनिमाइज करेगा और ग्राउंड वाइब्रेशन भी कम होगा? ऑप्शन है प्रीस फील्डिंग, आंसर यही है। ठीक है। द मिनिमम RF of mines having large open cast working and also of case or surface plan of large leasehold area. ओपन कास्ट वर्किंग में जहाँ पर लार्ज लीज का एरिया रहता है वहाँ पर कितना वो प्लान में जो सर्विस प्लान में शो किया जाता है उसका स्केल कितना होना चाहिए? 2000:1। माइन प्लान हैज टू बी अपडेट। माइन क्लब प्लान जो रहता है वो एवरी 3 मंथ्स में एक बार उसको अपडेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, माइंस का जो प्लान रहता है वहाँ जो ओनर एजेंट मैनेजर उस प्लान को अपडेट करके उसका कॉपी जो है कितने दिन में उसको सबमिट किया जाता है चीफ इंस्पेक्टर माइंस के पास? आंसर है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को सबमिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, AFDSS स्टैंडर्ड फॉर? AFDSS का स्टैंडर्ड क्या है? आंसर 3, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ठीक है। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिवर्सल? ये कौन सा सेफ्टी फीचर्स है जो रिवर्स टाइम में वो आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है? आंसर 2 है, ऑडियो विजुअल अलार्म, ये प्रोटेक्ट करता है। इसका क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था लेकिन ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू जनरेशन टेक्निक फॉर द टेक्निक इन ऑपरेशन ऑफ HMM? न्यू जनरेशन के लिए पहले क्या होता था कि आदमी जो भी ड्राइवर रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, ऑपरेटर रहते हैं, वो लोग हेल्पर को उस टाइम चलाने के लिए परमिशन दे देते थे, चलाने के लिए दे देते थे। उस टाइम ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगा तो वहाँ पर क्या किया गया, हेल्पर लोग को और अनऑथराइज्ड पर्सन को वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। उसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसलिए उसको सिमुलेटर में उसको दिया जाएगा। नया जनरेशन के लिए सिमुलेटर को यूज किया जाता है, वहाँ पर वो चलाना सीखेगा तब जाके उसको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। यहीं पे सिमुलेटर में वो ट्रेनिंग करेगा। स्लोप स्टेबिलिटी रडार इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर
ये कहाँ पर यूज होता है? आंसर है 4। 1 and 2। ठीक है। पीट स्लोप मॉनिटरिंग, वह स्लोप मॉनिटरिंग में स्लोप स्टेबिलिटी के रडार का इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 9 वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।